नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट के रूप में इंडियन हिस्ट्री के सेशन से, जो कि हिमाचल प्रदेश में होने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं, हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, स्पेशली ये जो हिस्ट्री का सेशन है टीजीटी आर्ट्स एंड जेबीटी के लिए इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल रहने वाला है, क्योंकि इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको अपनी प्रिपरेशन का यहाँ पर अनुमान लग जाएगा और शायद आप जो है आपको पैटर्न का भी अनुमान लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है टीजीटी कमीशन के अंदर आ सकते हैं कमीशन के फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है हिस्ट्री के सेशन से जिनका स्पेशली हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स का जिनका कमीशन है अभी हाल ही के अंदर जो होने वाला है, वो आपका जो है लगातार हमारे साथ बने रहें। अदरवाइज ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज जो है सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, परंतु खासकर टीजीटी आर्ट्स जो आपका जिनका कमीशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है आपके होने वाला टीजीटी का एग्जाम है, उसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पर बात करें तो ये जो पहली बात, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है या मॉक टेस्ट है स्पेशली किसके लिए है, हिमाचल प्रदेश जेबीटी टीजीटी कमीशन 2025-26 में जो परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूबल है। तो ये मॉक टेस्ट के रूप में हम इसको विद सॉल्यूशन जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला गया है दोस्तों कि भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं। सैंधव सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद जिस जो नई सभ्यता यहाँ पर आई उस सभ्यता को क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 2500 से लेके 1700 BC के बीच। ठीक है, ये आपका जो है टाइम पीरियड किसका माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का। और उसी के साथ अगर हम ऑप्शन पे यहाँ पर जाएं तो पहला ऑप्शन है कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता, आर्य सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या सभी। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा आर्य सभ्यता। क्या होगा, आर्य सभ्यता, यानी आर्य सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक माना जाता है, 1500 से लेके आपका जो है 600 BC तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। किसका, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद जो सभ्यता आई वो कौन सी थी, आर्य सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। पूछा था कि सिंधु सभ्यता के बाद जो है कौन सी नई सभ्यता आई, तो थी आपकी आर्य सभ्यता, क्योंकि उस समय आर्य लोग भारत में आए और इन्होंने सब सिंधु प्रदेश में निवास किया और इसी के चलते इन्हीं आर्य ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, चाहे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, अन्य प्रकार के ग्रंथों को रचना की गई। इसी के साथ अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किसे अपौरुषेय या श्रेष्ठ कहा जाता है, महाकाव्य, उपनिषद, पुराण या वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेद, वेदास। वेदास का मतलब ही क्या होता है, श्रेष्ठ या अपौरुषेय। ठीक है, इनमें से पुराण का मतलब होता है प्राचीन। उपनिषद का मतलब क्या होता है दोस्तों, उपनिषद का मतलब होता है इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में बात की गई, आत्मा और परमात्मा के संबंध में बात की गई है। इनकी कुल संख्या है 108 और इन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। वेदांत भी किसे कहते हैं, उपनिषदों को कहते हैं। और यहाँ पर महाकाव्य की अगर बात करें तो ये दो ही है, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत ये हमारे पास दो महाकाव्य हैं। इनमें से अपौरुषेय या श्रेष्ठ जो कहा जाता है किसको कहते हैं, वेदास को। वेद कितने हैं दोस्तों, 4। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी के साथ अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगले क्वेश्चन की अगर हम देखें यहाँ पर, तो उत्तरी ध्रुव जो नॉर्दर्न पोल है ये आर्यों का मूल निवास था। ये किस एक इतिहासकार का विचार था, यानी आर्य भारत में आए तो आर्य भारत में कहाँ से आए। कईयों ने इस सभी इतिहासकारों ने इस संदर्भ में अलग अलग जो है मत प्रकट किए हैं। कईयों ने कहा कि ये तिब्बत से आए, तिब्बत में आर्यों का मूल निवास था। कईयों ने कहा कि ये जो है मध्य एशिया से आए। कईयों ने कहा नहीं नॉर्थ पोल से आए। ठीक है, तो सब ने अलग अलग जो है विचार दिए। यहाँ पर पूछा है कि उत्तरी ध्रुव को मौर्यों आर्यों का मूल निवास किसने आपका जो है बताया है। पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक या गाइल्स। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है आर्यों का जो मूल निवास है वो कहाँ बताया गया है, उत्तरी ध्रुव बताया गया है। जबकि दयानंद सरस्वती ने आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से मानी है, वो मानी है तिब्बत से। और
एनसीईआरटी या सभी इतिहासकारों के द्वारा सर्वसत्य जो माना जाता है आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में, मिडल जो आपका एशिया है, मध्य एशिया में, मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। सभी इतिहासकारों ने इस बात को क्या है आपका सहमत किया है, सहमत इससे हुए, समर्थन किया है। ये किसने कहा था? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर के सिद्धांत के अनुसार ही आर्यों को मध्य भारत से उत्पत्ति मानी जाती है, मध्य भारत से ये भारत आए थे। परंतु इस संदर्भ में भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। इसी के अलावा अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि कणव और अंगिरस ऋषि, क्वेश्चन नंबर 4, कणव और अंगिरस ऋषि ने किस मंडल की रचना की थी? तो कौन सा ऋषि थे जिन्होंने, या फिर कणव और आपके जो अंगिरस ऋषि थे उन्होंने कौन से मंडल की रचना की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8वें मंडल की जो रचनाकार थे वो कौन थे? आपके जो है कणव ऋषि थे। कौन से ऋषि थे? कणव ऋषि थे। तो ध्यान रखना, कणव और अंगिरस ने 8वां मंडल लिखा था। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हुए दोस्तों, ठीक है। 10 में से अगर हम बात करें 9वां जो मंडल है ये किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। और आपका जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन 4 वर्णों का उल्लेख आपका जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को आपका जो है उल्लेखित किया गया है। इस तरीके से आपका जो है इसके कुल 10 मंडल है जिनको अलग अलग आपके जो है ऋषि के द्वारा आपका जो है रचना की गई है। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि ऋग्वेद में क्रमशः सभा, समिति और राष्ट्र, ये 3 चीज़ें हैं। सभा, समिति और राष्ट्र का कितने बार उल्लेख मिलता है? कि सभा का उल्लेख कितनी बारी आया है, समिति का उल्लेख कितनी बारी आया और राष्ट्र का उल्लेख कितनी बारी आया है? ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 या 21, 22, 23। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8, 9, 10। यानी 8 बार किसका वर्णन आता है? सभा का, 9 बार किसका आता है? समिति का, और 10 बार किसका आता है? राष्ट्र का। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपने ध्यान रख लेना। आपका जो है सबसे ज़्यादा बार अगर हम बात करें तो इंद्र का उल्लेख आता है लगभग 250 बार। इंद्र का जो नाम है वो 250 बार उल्लेखित, यानी 250 जो मंत्र है ऋग्वेद के कुल मंत्रों में 10,552 मंत्रों में से 250 जो मंत्र है वो किसको समर्पित है? आपके इंद्र देवता को। तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता है इंद्र देवता, सबसे प्रमुख नदी है सिंधु और सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है यहाँ पर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है वो है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है। पहली बात तो ये दोस्तों कि पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते कितने हैं? 4, अर्थ, मोक्ष और काम। ठीक है, तो 3 हैं, परंतु कर्म जो है ये पुरुषार्थ नहीं, कर्म की जगह क्या होना चाहिए था? धर्म। कर्म की जगह क्या होना चाहिए था? धर्म। तो अर्थ, धर्म, मोक्ष और काम। ठीक है, अर्थ, धर्म, मोक्ष और काम ये 4 पुरुषार्थ है। कर्म इसमें शामिल नहीं है, कर्म इसमें शामिल नहीं है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। ठीक है, तो ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था मतलब पैसा, धर्म, मोक्ष और काम। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये 4 आपके पुरुषार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण क्या है? बौद्ध धर्म में बोला है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है? ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, देहांत, प्रथम उपदेश या गृह त्याग। तो बताइएगा दोस्तों इसमें से जो आपका महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में क्या है? सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोलते हैं कैवल्य प्राप्ति। क्या बोलते हैं? कैवल्य प्राप्ति की घटना, यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने की घटना को कैवल्य प्राप्ति कहते हैं। देहांत जब बुद्ध का हुआ था तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था सारनाथ में तब उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब उन्होंने गृह त्याग किया था उसी घटना को क्या कहते हैं? उसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो ये 4 के 4 मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो अभी आपने ध्यान रख लेना है। यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहता है कैवल्य प्राप्ति। देहांत जब इनका हुआ था पावापुरी में, ठीक कुशीनगर में, तब उस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण।
और प्रथम उपदेश जब इन्होंने सारनाथ में दिया था आपका जो है पाली भाषा में, तब उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब इन्होंने गृह त्याग किया था, घर को छोड़ा था, ठीक है, सत्य ज्ञान की प्राप्ति उद्देश्य से, तब उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि इनमें से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सर्प था? सर्प मतलब सांप था। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, संभवनाथ या नेमिनाथ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या हो जाएगा दोस्तों? पार्श्वनाथ। क्योंकि जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। स्वामी महावीर का प्रतीक चिन्ह था शेर। पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प। नेमिनाथ का क्या था? शंख। और ऋषभदेव का क्या था? बैल। क्या नाम था? बैल। बैल किसका था? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ का क्या था? वो था आपका सर्प। और आपका जो है नेमिनाथ का क्या था? शंख। और महावीर का क्या था? शेर। ठीक, हाँ जी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में पुष्यगुप्त किसका राज्यपाल था? कि गवर्नर किसका रहा ये पुष्यगुप्त? तो जो पुष्यगुप्त की अगर आपने डिटेल से हिस्ट्री पढ़ी है, मौर्य काल अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ये भी पता होगा कि जो गिरनार का जो अभिलेख है, गिरनार का जो अभिलेख है, जो आपका जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है गिरनार का, उसमें जो है वो आपका शक शासक रुद्रदामन ने बनाया था, जिसमें हमें सुदर्शन झील के को रिनोवेट करने के बारे में जानकारी मिलती है। और सुदर्शन झील को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले बनाया था। और किसको आदेश दी थी इस झील को बनाने के लिए? अपने उपराज्यपाल या राज्यपाल पुष्यगुप्त को। ठीक है, तो पुष्यगुप्त जो था ये वो इसी ने चंद्रगुप्त के कहने पर जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर जो है वो सौराष्ट्र यानी आज का जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो एरिया है, राजस्थान का एरिया, उसे पहले सौराष्ट्र के नाम से जानते थे, यहाँ पर सुदर्शन झील बनवाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये क्या था? राज्यपाल था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें भाई, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें क्या बताया गया है कि अशोक के उपरांत, अशोक के बाद किस मौर्य शासक ने देवान प्रिय की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने देवान प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा ऐसा शासक था? हालांकि देवान प्रिय की जो उपाधि है वो अशोक ने धारण की थी, परंतु अशोक के बाद कौन सा हुआ ऐसा शासक? जालोक, बृहद्रथ, दशरथ या कुणाल? इनमें से जालोक और कुणाल ये दोनों के दोनों अशोक के पुत्र थे। और बृहद्रथ की अगर हम बात करें तो ये लास्ट शासक था कहाँ का? मौर्य वंश का। और दशरथ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दशरथ एकमात्र ऐसा शासक था जो अशोक के उत्तराधिकारियों में से जो योग्य था। इसी दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों पर 3 बौद्ध गुफाओं का निर्माण भी करवाया था, जिनमें से चार टोटल कितनी बनाई गई थी मौर्य काल में? 7। 3 किसने बनाई? दशरथ ने। और 4 किसने बनाई थी? अशोक ने। तो 4 आपकी दशरथ ने बनाई थी और 3 किसने बनाई थी? अशोक ने। टोटल कितनी है? 7। बौद्ध धर्म की गुफाएं जो है टोटल जो मौर्य काल में बनाई गई थी वो 7 है, जिनमें से 4 किसने बनाई? अशोक ने। और 3 किसने बनाई? दशरथ ने। और इसी ने ये अशोक, द्वितीय अशोक के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसने देवान प्रिय की उपाधि को धारण किया था। तो ये आपने ध्यान रख लेना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा अशोक का शिलालेख सबसे पहले खोजा गया? इनमें से सबसे पहले जो अशोक का जो अभिलेख है कौन सा खोजा गया? इसमें पहला ऑप्शन है शाहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेरा या मनसेरा, मानसेरा है, तीसरा है गिरनार और चौथा है धौली। तो इनमें से कौन सा ऐसा अभिलेख है जो सबसे पहले खोजा गया था? शाहबाजगढ़ी। तो शाहबाजगढ़ी की अगर हम बात करें तो ये वही 1836 में खोजा गया था। कब? 1836 में खोजा गया था। मानसेरा की अगर बात करें तो ये जो मानसेरा अभिलेख है ये खोजा गया था 1889 में, 1889 में खोजा गया था। और उसी तरीके से गिरनार की अगर हम बात करें तो ये खोजा गया था 1822 में। और धौली की अगर हम बात करें, धौली और जोगर जो कर्नाटक उड़ीसा से प्राप्त हुए 1837 में ये खोजे गए थे। ठीक है, यहाँ से तो अब आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पर कौन सा खोजा गया था सबसे पहले? गिरनार। कौन सा? गिरनार का अभिलेख। ठीक है, 1822 में। 1822 में जो गिरनार का अभिलेख है कर्नल टॉड के द्वारा
खोजा गया था। तो कर्नल टोड जो है ने इसको सबसे पहले 1822 में खोजा था, शाहबाजगढ़ी का 1836 में, मानसिरे का 1889 में, और धौली का जो आपका जो अभिलेख है 1837 में खोजा गया था। तो इसी की तरीके से क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शिलालेख सर ऑरलस्टाइन ने खोजा था। इसमें से कौन सा शिलालेख नहीं बल्कि कहाँ से जो शिलालेख है सर ऑरलस्टाइन ने प्राप्त किए थे। अशोक के किस अभिलेखों को किस स्थान से शिलालेख जो है सर ऑरलस्टाइन ने प्राप्त किए थे, सांची, गिरनार, सारनाथ या कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ जो वाराणसी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और सारनाथ एरियाओं से जितने भी अभिलेख है वो किसने खोज किए थे, वो आपके सर ऑरलस्टाइन ने किए थे। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्लियर। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है कि जो आपके स्पाइज होते हैं, गुप्तचर होते थे। अर्थशास्त्र जो लिखा था किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था दोस्तों, ठीक है। इसके 15 भाग है और 180 उपभाग है। इसके 15 पार्ट है और 180 इसके सब पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखना 180 क्या है, सब पार्ट है। और इसमें 6000 जो है वो श्लोक है, 6000 जो है इसके श्लोक है। चाणक्य ने लिखा था, राजनीति से रिलेटेड है अर्थशास्त्र। राजा की रणनीति के बारे में इसमें बताया गया, राजा की राजनीति के बारे में। इसमें पूछा गया कि गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है। पहला कोई ऑप्शन है आपके पास, महामात्य सर्प, गूढ़ पुरुष, संस्था और संचार। तो पहली बात तो ये कि सारी की सारी चीज़ें ये गुप्तचर से रिलेटेड ही है, ठीक है। महामात्य सर्प क्या होता है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग को बोला गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसको बोला है महामात्य सर्प। और जो गूढ़ पुरुष है, गूढ़ पुरुष किसको बोला गया है, वो इसका सही आंसर है बिल्कुल। गुप्तचरों को क्या बोला है, गूढ़ पुरुष, ठीक है। संस्था और संचार, ये इसकी 2 शाखाएं और 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। एक होते थे संस्था और एक होती थी संचार। संस्था जो होती थी ये एक ही स्थान से जानकारी एकत्रित करते थे और राजा को देते रहते थे। और संचार जो होते थे ये अलग अलग स्थानों में जा करके जानकारी को एकत्रित करके वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको देते थे, राजा को देते थे। तो संस्था और संचार ये प्रकार है गुप्तचर के। गूढ़ पुरुष जो है गुप्तचर को कहते थे और महामात्य सर्प जो है गुप्तचर विभाग को कहते थे। किसमें बताया गया ऐसा, अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि मौर्य काल में विष्टि और प्रणय क्या है। विष्टि और प्रणय क्या होता है, भूमि, जातियाँ, कर या अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टैक्स, कर। क्या, टैक्स। मौर्य काल में कईयों प्रकार के टैक्स थे। सीता कर था, भाग कर था, विष्टि कर था, प्रणय कर था, ठीक है। और इस प्रकार से जो टैक्स है वो विष्टि और प्रणय मौर्य काल में प्रचलित थे। क्लियर। बड़े बड़े जो अधिकारी थे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र उन्हें तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ, ध्यान रखना, तीर्थ। अधिकारियों को क्या कहते थे, तीर्थ। ब्यूरोक्रेसी जो होती थी उसको तीर्थ कहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बिलसड़ का अभिलेख किससे संबंधित था। बिलसड़ का जो अभिलेख है पुष्यगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये था कुमारगुप्त। किससे रिलेटेड था, कुमारगुप्त। जो गुप्त शासक था कुमारगुप्त, जिसने सबसे ज़्यादा अभिलेख बनाए हैं, उसी से रिलेटेड था ये क्या, आपका जो है बिलसड़ का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है। विष्णु मंदिर जो है तिगवा का वो कहाँ पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ये काफ़ी ज़्यादा जितने भी आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ से भी हिस्ट्री की इस सेशन से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है सांची, कानपुर, रायपुर, जबलपुर। पहली बात तो दोस्तों ये तिगवा जो एरिया है ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का यहाँ पर एक तो सांची एरिया है, भोपाल में है ये, ठीक है। दूसरा रायपुर नहीं है, कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जबलपुर, तो क्या आ जाएगा आंसर का, जबलपुर। जबलपुर के तिगवा में आपका विष्णु मंदिर स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। क्लियर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। यानी इरिगेशन सिस्टम को जिसने अच्छा स्ट्रॉन्ग किया और उसका जो है इरिगेशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को।
किसको जाता है? ग्यासुद्दीन तुगलक को। सबसे ज़्यादा जो नहरों के निर्माण में सबसे पहले जो भूमिका निभाई वो किसने? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सल्तनत काल में सर्वाधिक नहरें किसने निर्मित कराई थी? तो सबसे ज़्यादा नहरें बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और नहरों का जनक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? ग्यासुद्दीन तुगलक को। जबकि सबसे ज़्यादा नहरें किसने बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है उसमें शशगानी नामक सिक्का किस सुल्तान ने प्रचलित किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो बलबन ने कईयों प्रकार के सिक्के तो चलाए तो ज़रूर थे, परंतु ये सिक्का नहीं चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये सिक्का नहीं चलाया था। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के प्रचलित किए थे, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने ये सिक्का बिल्कुल प्रचलित किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। कौन सा सिक्का? शशगानी सिक्का। अगला क्वेश्चन है कि 20वां क्वेश्चन है, देहीवाल और दिरहम सल्तनत काल के प्रमुख सिक्के थे जो कि किस धातु से बने थे? आपके पास चांदी, तांबा, सोना या मिश्र धातु। तो इसका जो सही आंसर होगा चांदी। ये रजत मुद्राएं थी। ठीक है, रजत मुद्राएं मतलब आपकी जो चांदी से बनी थी। ये सारी की सारी करेंसीज जो आपका देहीवाल था और दिरहम ये चांदी या रजत सिक्के थे, सोने के नहीं थे, ना ही तांबे के थे, ना ही मिश्र धातु के थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन, हदीस क्या है? हदीस, तो अगर यहाँ पर देखा जाए हदीस क्या है? उलेमा, कर यानी टैक्स, वस्त्र और इस्लामिक कानून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस्लामिक कानून। इस्लामिक कानून मतलब जैसे शरीयत। ठीक है, शरीयत है और हदीस है। शरीयत और हदीस ये सारे के सारे क्या है? इस्लामिक कानून हैं। ठीक है, इसकी ये जो है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल बादशाहों के शासन का प्रमुख आधार माना जाता था, शरीयत और किसको? हदीस को। इसी के आधार पर वो निर्णय सुनाते थे। आपका न्याय व्यवस्था आपकी जो है चलती थी इसी के आधार पर। क्लियर, इस्लामिक कानून के आधार ही जो है मुग़ल काल और सल्तनत काल की जो है न्याय व्यवस्था चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? पहली बात तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेके 1526 तक ये आपका दिल्ली सल्तनत चला, और 1526 से लेके 1707 तक मुग़ल एम्पायर चला। इन दिनों में चाहे सल्तनत की पूछें चाहे मुग़ल एम्पायर की पूछें तो आपकी जो है इनकी राजकीय भाषा फारसी थी। क्या थी दोस्तों? फारसी। ठीक है, ना तो तुर्की थी, ना अरबी थी, ना उर्दू थी। हालांकि अलग अलग ग्रंथ जो है जैसे बाबर ने लिखी है अपनी आत्मकथा बाबरनामा, तो आपकी जो है वो अलग अलग आपके अरबी, तुर्की, उर्दू अनेक प्रकार की भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए थे, परंतु राजकीय भाषा और ग्रंथ का लिखा जाना एक अलग अलग बात है। तो इसका सही आंसर होगा फारसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि नूह सिपीर किसकी रचना थी? नूह सिपीर किसकी रचना है? थी नहीं है। उत्वी, शम्स ए सिराज, अलवे रूनी या अमीर खुसरो? तो उत्वी गजनी के साथ भारत आया था, शम्स ए सिराज भी दिल्ली सल्तनत में था, अलवे रूनी इसने जो है आपका तहकीक यामिनी लिखी। अमीर खुसरो इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अमीर खुसरो की ये किताब थी कौन सी? नूह सिपीर। ठीक है, अमीर खुसरो जिसे तोताए हिंद कहा जाता है, तोताए हिंद कहा जाता तो उसी ने ये पुस्तक लिखी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो लेवल के जो क्वेश्चन हैं ये आपके टीजीटी एग्ज़ाम के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री सेशन से। ठीक है, तो अगर आपके इन क्वेश्चन में से लगभग जितने टोटल क्वेश्चन में 31 क्वेश्चंस में से अगर आपके 20 अप आपका स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे ज़रा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि योगिनीपुर किसका पुराना नाम था? योगिनीपुर इनमें से किसका पुराना नाम था? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, जौनपुर या कौशाम्बी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, मोती महल ये आपके सारे अकबर के टाइम की घटनाएं हैं। योगिनीपुर किसका पुराना नाम था? ये था दिल्ली का। अगला क्वेश्चन नंबर 25, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने निर्मित करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या कोई नहीं? पहली बात तो कुतुब मीनार जो है ये 275 जो आपका फिट है ये ऊंचाई पर स्थित है, 275 फीट आपकी ऊंचाई पर स्थित है, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था।
ठीक है। फिर इसको जो है आगे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नीचे की जो आपकी फाउंडेशन रखी, उसके बाद इसने इल्तुतमिश ने इसको आगे पूर्ण करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परंतु वो 5वीं मंजिल यहाँ पर पूछा है, तो 5वीं मंजिल जो है वो बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनाई थी दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने भी काम किया है, इल्तुतमिश ने भी काम किया है, फिरोज शाह तुगलक ने भी काम किया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी काम किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। किसने की थी दोस्तों? वल्लभाचार्य ने, जो शुद्ध अद्वैतवाद के मत के क्या थे? प्रमुख थे। और यहाँ शंकराचार्य की अगर चैतन्य महाप्रभु की अगर बात करें, इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरीके से रामानुज थे, शंकराचार्य थे। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, पिछले जो लेक्चर में भक्ति और सूफी मत से रिलेटेड जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर हमने इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तमाम जो है प्रीवियस जो आपके जो हिस्ट्री के जो लेक्चर है उसमें हमने तमाम चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन इसके बारे में वहाँ पर किया है डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 27 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि गीतावली और कवितावली किस प्रमुख संत की रचना है? मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास इज करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? तुलसीदास इसके सही आंसर होगा। तुलसीदास की कवितावली और आपकी गीतावली जो रचना है तुलसीदास की है, और रामचरितमानस भी इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में कहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया? तो डचों ने पहली जो फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी आपकी हुगली के पास ही एक एरिया पड़ता है पीपली। ठीक है, हुगली में नहीं लगाई थी, पीपली में लगाई थी। ठीक है, हुगली, कासिम बाजार, कलकत्ता यहाँ तो लगाई ही थी, परंतु सबसे पहली बार पीपली में लगाई थी। ठीक है, ध्यान रखें ये भी। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1600। मुगल शासक अगर इस समय हम देखें तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में। 1556 से लेके आगे 1605 तक किसने शासन किया? अकबर ने। तो इसका मतलब ये है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1605 तक अकबर का शासनकाल था। तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा आंसर? अकबर। क्या आ जाएगा? अकबर। ठीक है, जबकि भारत आने वाला पहला जो अंग्रेज राजदूत था वो था कैप्टन विलियम हॉकिंस, और किसके दरबार में आया था? जहांगीर। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान रख लेना है बात। ये था क्वेश्चन नंबर 29। एंड क्वेश्चन नंबर 30 की अगर इसमें हम देखें, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा मेल गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? बॉन्डी बोश का युद्ध 1760, बिल्कुल सही बात है। ये आपका इसमें जो है डच और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें इस युद्ध के बाद जो डच शक्ति है भारत से उसका अंत हो गया था। पांडिचेरी की संधि ये आपकी 1756 में नहीं दोस्तों, 1754 में हुई थी। कब हुई थी? 1754 में। तो ये तो अभी फिलहाल गलत है, 1763। अच्छा, पेरिस की संधि सन 1763, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक्सलो शेपल की संधि सन 1748 में, कर्नाटक का पहला युद्ध इसी के तहत समाप्त हुआ था, ये भी सही है। तो इसका जो गलत आंसर इसमें गलत ढूंढना था, तो इसमें गलत जो मिलान है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो बी आपका 54 में संधि हुई थी, ना कि 56 में। ठीक है, तो ध्यान रखें ये भी। कौन सा युद्ध मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा युद्ध मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ? वो था दोस्तों फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकंड एंग्लो मैसूर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी, तो इस संधि के तहत जो है युद्ध खत्म हुआ था। और आपका जो अगर हम बात करें तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में वो हुआ था, और तीसरा मंगलोर युद्ध हुआ था 1792 में आपका जो है ख़त्म हुआ था। ठीक है, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। तो ये थे हमारे पास जो है आज की टेस्ट सीरीज हिस्ट्री के सेशन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर इस तरीके के क्वेश्चन हिस्ट्री के सेशन में जिनका टीजीटी आर्ट्स का कमीशन है, अगर आपके 2022 से अब आपका स्कोर बन रहा है इसमें भी,
अगर आपको 2022 के आसपास क्वेश्चन आते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। परंतु अगर नहीं बन रहे तो आपको स्ट्रगल करने की थोड़ी आपका जो टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना जो है इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है इस बार। तो इसीलिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि इतने ज़्यादा एस्पिरेंट्स है जिन्होंने टीजीटी कमीशन के फॉर्म फिल किया हुआ है, 1-1.5 लाख के आसपास है। तो इतनी हमारे पास वैकेंसी है नहीं कि आपका जो है यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम हो सके। इसीलिए लगातार अपनी तैयारियों को, प्रिपरेशन को बनाए रखें। और इसी के साथ ही अगर आपका किसी प्रकार कोई डाउट सेशन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और अदरवाइज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट जो है सेशन में मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।